नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम CDS 2 हुआ था संडे को, उसी के पेपर को डिस्कस करेंगे जो 1 सितंबर को हुआ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। तो आपके ऑप्शंस हैं ए आयरन, बी मैग्नीज, सी मैग्नीशियम, डी क्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम, क्योंकि यह क्या है, माइक्रो नहीं बल्कि मैक्रो होता है। तो ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और देखिए यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट और कौन कौन से होते हैं, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन के अलावा जिंक होता है, कॉपर होता है, मॉलिब्डेनम और बोरॉन होता है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट में मैग्नीशियम के अलावा आपने NPK सुना होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा सल्फर और कैल्शियम मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जाइलम इन द प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। पादपों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ए वाटर, बी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, सी गैसेज, डी फूड्स। हिंदी में देखें, जल और घुले हुए खनिज, सी गैसें और डी खाद्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच वन एमंग द फ्लोइंग हार्मोन्स इनहेबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन द प्लांट। तो ये कह रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि गतिविधि का निरोध करता है, मतलब रोकता है। ऑप्शन है आपके ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, डी जिब्रेलिन। तो इसका जो सही आंसर होगा एब्सिसिक एसिड होगा, क्योंकि जो ऑक्सिन है, इसके अलावा साइटोकाइनिन है और जिब्रेलिन, ये तीनों क्या है, वृद्धि हार्मोन है। ये तीनों मतलब प्लांट के ग्रोथ में मदद करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग टू। स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु की श्रेणी से संबंध है। तो आपके ऑप्शन है, ए प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है लिपिड्स, डी है न्यूक्लिक एसिड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो स्टार्च होता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग। फिफ्थ है, विच वन एमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जेरोफाइट्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जेरोफाइट्स की विशेषता नहीं है। जेरोफाइट्स को हिंदी में बोलते हैं मरुद्भिद। तो इसकी विशेषता कौन कौन सी नहीं है, जैसे आपने कैक्टस का नाम सुना होगा, वो क्या है, एक प्रकार का जेरोफाइट्स है। तो आपके ऑप्शंस हैं, स्मॉलर लीव्स मतलब छोटी पत्तियां, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा की बड़ी संख्या, सी वैक्सी क्यूटिकल, डी स्टोमाटा इन पिट्स गर्त में रंध्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी लार्ज नंबर ऑफ स्टोमाटा। एक्चुअली इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टोमाटा नहीं होता है। ठीक है, और जो है ये सभी होते हैं, उसमें छोटी पत्तियां भी होती है, उसका क्यूटिकल भी होता है, मोमी होता है ताकि वो पानी को संग्रह कर सके, और स्टोमाटा इन पिट्स गर्त भी होता है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Halophyta are the plants that grow on which one among the following categories of soil? हेलोफाइटा पादप है जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी की मृदा पर उगते हैं। तो हेलोफाइटा का मतलब क्या होता है, लवणीय। ठीक है, तो ए एसिडिक सॉइल, बी सेलाइन सॉइल, सी ब्लैक सॉइल, डी सैंडी सॉइल। अम्लीय मृदा, लवण मृदा, काली मृदा, बलुई मृदा। तो लवणीय मृदा में ये क्या होते हैं, आते हैं, ये पादप उगते हैं। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल इन प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में संवहन पुल का भाग नहीं है।
तो आपके ऑप्शंस हैं फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, एंडोडर्मिस। तो इसका जो सही आंसर होगा एंडोडर्मिस होगा। एक्चुअली ये प्लांट का सबसे आउटर लेयर होता है और ये जो है बंडल का पार्ट होते हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वन एमंग द फ्लोइंग मीडियम वुड द स्पीड ऑफ साउंड बी मैक्सिमम। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए डिस्टिल्ड वाटर मतलब आसूत जल, सी वाटर समुद्री जल, ड्रिंकिंग वाटर पेयजल, मेथेनॉल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, which organelles in animal cell can digest foreign material। जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है। तो आपके ऑप्शंस है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा लाइसोसोम। ये क्या करता है, किसी भी बाहरी पदार्थ का पाचन कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस बोलते हैं। गोल्गी बॉडी क्या होता है, जो बेकार के पदार्थ होते हैं उसको इंटर करने से रोकता है। ठीक है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके सेल को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट्स involve the use of green pigments of leaves called chlorophyll. The only structure in leaves that host chlorophyll is। तो क्लोरोफिल को धारण करने वाली एकमात्र संरचना कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण जिसमें पादपों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें पर्णहरित क्लोरोफिल नामक पत्तियों के हरित वर्णक का उपयोग शामिल है। तो क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है। आपके ऑप्शन है न्यूक्लियस, बी है राइबोसोम, सी है क्लोरोप्लास्ट, डी है क्रोमोसोम। इसका सही आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स इज द डिस्पर्सिंग मीडियम अ लिक्विड। निम्नलिखित में से किस कोलाइड में परिक्षेपण माध्यम एक द्रव है। ठीक है, आपके ऑप्शन है मिस्ट, बी फोम, सी जेली, डी शेविंग क्रीम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोम। नेक्स्ट देखिए, द टू आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट क्लोरीन आर। तात्विक क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन से हैं। तो समस्थानिक में आप समझिए कि उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है और जो उसका भार होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है 17C35 एंड 17C36। यहाँ है 17C34 एंड 18C36। सी है 17C35 एंड 18C37 और डी है 17C35 एंड 17C37। तो मैंने आपको क्या बताया, जो एटॉमिक नंबर है परमाणु संख्या वो सेम होता है। तो देखिए सेम कहाँ है, एक ए में है और एक डी में है, लेकिन जो भार होता है वो अलग अलग होता है। तो ये क्लोरीन का पूछ रहा है, तो इसका जो भार 17C35 एंड 17C37 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच वन एमंग द फ्लोइंग मेटल्स इज नॉट स्टोर्ड अंडर द ऑयल। निम्नलिखित में से किस धातु का भंडारण तेल में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है सोडियम, बी रुबिडियम, सी पोटेशियम, डी लिथियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रुबिडियम। बेसिकली जो सोडियम है उसके अलावा पोटेशियम है और लिथियम है। सोडियम पोटेशियम ये काफी रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको इसमें रखा जाता है स्टोर करके ऑयल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ नहीं होता है। ए उर्वरक के रूप में एज ए फर्टिलाइजर, बी औषधि के रूप में इन मेडिसिन, सी बारूद बनाने में इन मेकिंग गन पाउडर, डी मांस उत्पादों के परिरक्षक के रूप में एज ए प्रिजर्वेटिव ऑफ मीट प्रोडक्ट्स। तो आपकी जो सही आंसर होंगे वो होंगे डी
क्योंकि जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसका उपयोग फर्टिलाइजर में भी किया जाता है, मेडिसिन में भी किया जाता है, पेस्टिसाइड्स में, इन मेकिंग गन पाउडर और एक्सप्लोसिव में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ next question 15, the surface of concrete structure of a new construction is covered with a straw gunny bag by wetting. This is done to, नए निर्माण की कंक्रीट संरचना की सतह को गीला करके पुआल टाल की बोरियों से ढक दिया जाता है। ऐसा किस लिए किया जाता है? तो बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में कि हम जैसे ही ढलाई होती है तो हम उसको पानी से भिगा के बोरी से उसको कवर कर देते हैं। उसका बेसिक इसलिए क्योंकि इवोपरेशन जो है उसको रोका जा सके, उसके दर को कम किया जा सके। तो आप ऑप्शन ए देखिए, प्रिवेंट फास्ट इवोपरेशन अंटिल हाइड्रेशन हैज प्रोसीडेड वेल। ठीक है, तेज से होने वाले वाष्पीकरण को रोकने के लिए जब तक कि जल योजन अच्छी तरह से न हो जाए। तो यही सही होगा क्योंकि वो बेसिकली क्या है, वाष्पीकरण के दर को कम किया जाता है। अदर ऑप्शंस भी देख लीजिए, कंक्रीट संरचना को धूल के कणों से संदूषित होने से बचाने के लिए, सी सतह पर किसी भी कवक के पनपने को रोकने के लिए, डी सीमेंट संरचना के ऊपर चिकना और साफ सतह बनाने के लिए। तो ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द गैसेज मेंशन्ड बिलो इज नॉट करेक्ट? ए हाइड्रोजन हैज 3 isotopes, बी helium is a commonly used gas in electric bulb, C oxygen is used to burn fuel in rocket engine in spacecraft, D nitrogen can be used in gaseous form to replace air in food packaging। तो यहाँ पूछ रहा है नॉट। नीचे उल्लेखित गैसों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 1H1 1H2 1H1 1H2 और 1H3। ठीक है, हाइड्रोजन बिजली के बल्बों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले गैस हैं, तो सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले गैस नहीं है, ये गलत है। अंतरिक्ष यानों में रॉकेट इंजनों में ईंधन के दहन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ऑक्सीडाइजर के रूप में हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके। डी खाद्य पैकेजिंग में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का गैसीय रूप में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। जितने भी आप चिप्स के पैकेट या कोई भी प्रोसेस्ड फूड देखते हैं उसमें उनको संरक्षित करने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो सबसे आसान जो चिप्स खाते हैं उसमें आप देख सकते हैं। 17, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। फर्स्ट में दिया है ट्रेड नेम और लिस्ट सेकेंड में दिया है केमिकल नेम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके ए ब्लीचिंग पाउडर, बी बेकिंग सोडा, सी वॉशिंग सोडा, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके केमिकल्स नेम जो दिए हुए हैं, फर्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकेंड है सोडियम कार्बोनेट 10H2O, थर्ड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फोर्थ है कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। तो जब हम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं तो उसको हम उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है, इसको CaOCl2 बोलते हैं। ठीक है, CaOCl2। अब जब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं CaClO का होल 2। ठीक है, तो यही फर्क है। तो ए का क्या होगा 3, तो ऑप्शन ए और बी में देखिए यहाँ क्या है 3 3। उसके अलावा डी में देखिए ये है 4 4। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलेंगे हम, कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर। ठीक है,
उसके बाद देखिए बी और सी में, तो बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं? NaHCO3। तो बेकिंग बी का क्या हो जाएगा? 1, तो मेरा जो सही आंसर होगा वो होगा ए। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट 10H2O कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, विच वन एमंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लास? कौन सा ट्रू नहीं है? ए, सोडियम सिलिकेट इज नोन एज वाटर ग्लास, ठीक है। बी ऑप्शन है, ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। सी है, crystallinity developed on cooling of the molten mass of the glass, ठीक है। डी है, colored glasses can be made by adding different coloring materials। हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांच के लिए सत्य नहीं है? ए, सोडियम सिलिकेट को जल विलय कांच के रूप में जाना जाता है। बी, कांच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। सी, कांच के गलित द्रव्यमान के शीतलन पर क्रिस्टलता विकसित होती है। डी, विभिन्न रंगीन सामग्रियों को मिलाकर रंगीन कांच बनाए जाते हैं। तो देखिए, रंगीन कांच बनाए जाते हैं, ये सही है। सोडियम सिलिकेट इज नोन एज वाटर ग्लास, ये भी सही है। ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, ये भी सही है। लेकिन ये जो है हमारा गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। विच वन अमंग द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट? किस तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो रासायनिक गुणधर्म को कौन निर्धारित करता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक। तो इसको इलेक्ट्रॉन ही निर्धारित करता है। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फ्लोइंग इज यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ पेपर? ऑप्शन ए, क्लोरीन। बी, क्लोरोबेंजीन। सी, अमोनियम क्लोराइड। डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इस नंबर, एक्सरे कैन बी यूज टू फर्स्ट इंस्पेक्ट welded joint between two metal part of the machine. Second, study structure of the crystals. एक्सरे का उपयोग किया जा सकता है किसी मशीन के दो धात्विक भागों के बीच वेल्डित जोड़ों का निरीक्षण करने के लिए। सेकेंड, क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने के लिए। नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1 ओनली। बी, 2 ओनली। सी, बोथ 1 and 2। डी, नीदर 1 नॉर 2। इसका सही आंसर क्या होगा? बोथ। तो एक्सरे का दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हीट ट्रांसफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन? तो बेसिकली कन्वेक्शन जो होता है लिक्विड और गैस में होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा, अगर केतली आप अगर जानते होंगे, जैसे ये हम एक स्टोव से जैसे ये लाव निकल रहा है और इस पर केतली रख दीजिएगा, इसमें जल रख दीजिएगा, तो आपने देखा होगा इसको गर्म होते हुए। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। हीटिंग ऑफ फूड इन माइक्रोवेव ओवन, बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट तो गलत हो गया। बॉइलिंग वाटर इन पॉट ऑन गैस स्टोव, ये सही होगा। सी, फीलिंग द वार्मथ इन सन, बिल्कुल नहीं, वो रेडिएशन एक प्रोसेस है। हीटिंग ए ब्रास रड एट वन एंड एंड ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर राइज एट द अदर एंड, मतलब किसी पीतल की छड़ के एक सिरे को गर्म करना और दूसरे सिरे पर तापमान में वृद्धि का अवलोकन करना, ये बेसिकली कंडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, द फेनोमेना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन्वॉल्व, जल की सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल है? तो देखिए, इंद्रधनुष जो बनता है वो बेसिकली रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन दोनों ही शामिल होते हैं। मतलब अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ये दोनों ही शामिल होता है। सिंगल रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। बी, वन इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। सी, टू इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। डी,
बोथ रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश का एकल अपवर्तन, सूर्य के प्रकाश का एक आंतरिक परावर्तन, सूर्य के प्रकाश के दो आंतरिक परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको डी। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है और एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ओजोन होल इज अ रीजन ओवर, ये पूछ रहा है कि ओजोन छिद्र एक क्षेत्र है जो कहाँ पाया जाता है, मेनली आर्कटिक के ऊपर स्थित है, जो कि मुख्य रूप से सीएफसी गैसों के कारण होता है। द अंटार्कटिक कॉजेज मेनली बाय सीएफसी गैसेज, सॉरी ये अंटार्कटिक है। ऑप्शन बी है द अंटार्कटिक कॉजेज मेनली बाय कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल भी नहीं, ये होगा तो सीएफसी के थ्रू ही होगा। द आर्कटिक कॉज मेनली बाय सीएफसी गैस, द आर्कटिक कॉज मेनली बाय कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, अंटार्कटिक के ऊपर स्थित है, जो कि मुख्य रूप से सीएफसी गैसों के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, which of the following are the major missions of Indian Space Research Organization in 2023? निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख मिशन हैं? पहला चंद्रयान 3, दूसरा सौर मिशन आदित्य L1, थर्ड लिक्विड फ्यूल पावर्ड रॉकेट, तरल ईंधन चालित रॉकेट, फोर्थ सोलर पावर्ड रॉकेट्स, सौर ऊर्जा चालित रॉकेट। तो देखिए, अभी सोलर पावर्ड रॉकेट्स भारत के द्वारा तो नहीं लॉन्च किया गया है, चाइना यूएसए किया गया है। तो फोर्थ अगर हम काट दें तो डी कट जाएगा, सी कट जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन है चंद्रयान मिशन और सोलर मिशन आदित्य L1, लेकिन यहाँ पूछा है 2023, तो ये जो मिशन अभी हुआ है ये 2024 में हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा चंद्रयान 3 और सोलर मिशन आदित्य L1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, Which one of the following is the most appropriate reason for aircraft being equipped with conducting tires? वायुयानों को चालक टायरों से सुसज्जित करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन से, तो देखिए बेसिकली ये इसलिए किया जाता है कि स्पार्क्स वगैरह जनरेट ना हो। ठीक है, ए they can transfer the charge accumulated on their surface during lightning, वे बिजली गिरने के दौरान अपनी सतहों पर संचित आवेश को अंतरित कर सकते हैं। बी they can transfer the charge accumulated on their surface being rubbed by air particles, वे वायु कणों द्वारा घर्षण के कारण अपनी सतहों पर संचित आवेश को अंतरित कर सकते हैं। सी they can transfer the charge accumulated on their surface due to in-flight operations of several gadgets, ये उड़ान के दौरान कई गैजेटों के प्रचालन के कारण अपनी सतहों पर संचित आवेश को अंतरित कर सकते हैं। डी फॉर प्रिवेंटिंग स्पार्क्स व्हाइल दे लैंड ऑन द ग्राउंड, जमीन पर अवतरण के समय स्फुलिंग को रोकने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, which of the following statement for the person suffering from presbyopia is correct? जरा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? फर्स्ट, दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर्ड, ये बिल्कुल भी गलत है स्टेटमेंट। इट यूजुअली डेवलप विथ एजिंग, वे रंग में अंतर नहीं कर पाते। दूसरा, जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब होता ही है एजिंग से, जरा दूरदृष्टि सामान्यतः उम्र बढ़ने के साथ उत्पन्न होती है। दूसरा स्टेटमेंट सही है।
तीसरा, दे वेर आइदर बाईफोकल लेंस कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज और प्रोग्रेसिव लेंसेज। वे या तो द्विफोकली लेंस पहनते हैं जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं, या प्रोग्रेसिव लेंस पहनते हैं। तो बिल्कुल सही है, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो प्रोग्रेसिव लेंस का ही उपयोग किया जाता है। तो 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ज, ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 300 हर्ज, इज ट्रेवलिंग इन ए अननोन मीडियम, इट्स वेवलेंथ इज नॉट नोन, वेवलेंथ हमें पता नहीं है, लैम्डा नॉट फाउंड, इट ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू 150 टाइम इट्स वेवलेंथ इन टाइम t, द वैल्यू ऑफ t। तो 300 हर्ज की आवृत्ति वाले एक ध्वनि तरंग एक अज्ञात माध्यम में गमन कर रही है, इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यह t समय में अपनी तरंग दैर्घ्य के 150 गुना के बराबर दूरी तय करती है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस है वो 150 लेमडा के बराबर है, तो आपको बताना है t क्या होगा। तो देखिए हम पढ़े हुए हैं कि v इक्वल टू होता है n लेमडा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, n 300 है तो 300 लेमडा, और हम पढ़े हैं दूरी जो डिस्टेंस होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, मतलब स्पीड इंटू टाइम होता है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमने हमारा दूरी कितना है, d 150 लेमडा, तो यहाँ हो जाएगा 150 लेमडा, 150 लेमडा इक्वल टू 300 लेमडा इंटू टी, ठीक है, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लेमडा से लेमडा को कट कर देंगे, और ये 150 गुना 300 हुआ, तो t इक्वल टू क्या हो गया, 1/2, मतलब 0.5 सेकेंड। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 0.5 सेकेंड, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मिशन शक्ति DRDO ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच वन एमंग द फ्लोइंग, भारत का मिशन शक्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए मिशन शक्ति का जो एक्चुअली ये लॉन्च हुआ था 2019 में, ठीक है, DRDO के द्वारा। अ लॉन्च ऑफ मल्टीपल सैटेलाइट यूजिंग अ सिंगल रॉकेट, लॉन्च ऑफ हैवी सैटेलाइट, यूज ऑफ हाई पावर रॉकेट इन लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स, यूज ऑफ रॉकेट टू डिस्ट्रॉय और ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। एकल रॉकेट का उपयोग करके बहुल उपग्रहों का प्रक्षेपण, भारी उपग्रहों का प्रक्षेपण, उपग्रहों के प्रक्षेपण में उच्च शक्ति रॉकेट का उपयोग। डी है किसी परिक्रमा करने वाले उपग्रह को ध्वंस करने के लिए रॉकेट का उपयोग, बिल्कुल सही है। तो सरकार मतलब DRDO के द्वारा यह विकसित किया गया था 2019 में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो परिक्रमा कर रहे हैं उपग्रह उसको रॉकेट के माध्यम से ध्वंस किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन, इन सन अर्थ सिस्टम द सन द अर्थ एंड द लैग्रांज पॉइंट L4 फॉर्म। तो L4 क्या फॉर्म करता है, सूर्य पृथ्वी प्रणाली में सूर्य पृथ्वी और लैग्रेंज बिंदु L4 बनाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बी एक समबाहु त्रिभुज, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सी स्ट्रेट लाइन, डी एक विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल। तो देखिए इसको समझ लीजिए, आप समझ लेंगे एक बार तो ये मान लिया जाए, ये बनाया हमने सर्कल, यहाँ से एक लाइन खींच दिया, यहाँ देखिए यहाँ अपना सन हो गया, ठीक है, सन, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, और ये देखिए हमारा अर्थ हो गया, और यहाँ से थोड़ा सा आगे लेंगे तो यहाँ L2 पॉइंट है, ये इसके बीच में L1 पॉइंट है, और ये L3 है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो इसको देखिए, इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये इसको मिलाएंगे तो यहाँ
L4 है, और इसको यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये L5 लैग्रेंज पॉइंट है। तो आप देख पा रहे होंगे एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज बनाता है L5 और L4 दोनों। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, बी। अब 31 नंबर क्वेश्चन की ओर, इसमें मैच कराना है आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और लोकेशन दिया हुआ है। ए है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, बी है एलबीएस नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द फेमस वन लवासना, सी नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, डी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए आज़ादी के पहले ही बन गया था। तो अब आपका ये ऑप्शन है मसूरी, बी है शिमला, 2 नंबर, 3 नंबर है मुंबई, 4 नंबर है पाला समुद्रम। तो देखिए सबसे पहले बी को मैच कर लीजिए, तो लवासना कहाँ पे है, वो मसूरी में है, तो बी के साथ 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बी के साथ 1 1 यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें देखिए कोई और मैच कर रहा है, सी का 2 के साथ मैच हो रहा है, तो सी जो दिया हुआ है हमारा राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, तो वो शिमला में है। ठीक है, तो सी 2 के साथ मैच कर गया। अब है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड नारकोटिक्स, तो ये जो है ये जगह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एपी में, आंध्र प्रदेश में, और वो जगह क्या है, पाला समुद्रम। और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो कहाँ है, वो मुंबई में। तो डी का किससे मिलान होगा, वो है 3 से। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फ्लैग कोड ऑफ इंडियन सरप्रेस्ड द फ्लैग कोड इंडिया। दूसरा है द स्टेट एम्बेलम ऑफ इंडिया इज एन एडेप्टेशन ऑफ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका ऑफ सारनाथ। तो आपको सही आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग, पुट का प्रयोग करना है। ए है 1 ओनली, दूसरा है 2 ओनली, तीसरा है बोथ 1 एंड 2, और डी है नीदर 1 नॉर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय झंडा संहिता ने झंडा संहिता भारत का अधिक्रमण किया, स्थान ले लिया। दूसरा, भारत का राज्य संप्रतीक अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ शीर्ष से अंगीकार किया गया है। तो बिल्कुल ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स्ट द थीमेटिक एरिया ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट। ठीक है, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत पर्यावरण का राष्ट्रीय मिशन के विषयगत क्षेत्रों में शामिल नहीं है। ए ऊर्जा और हरित भवन, एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग, बी गतिशीलता और वायु गुणवत्ता, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, सी अपशिष्ट प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट, डी रूरल प्लानिंग ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, ग्रामीण योजना हरित आवरण और जैव विविधता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको डी। ये रूरल नहीं है बल्कि अर्बन प्लानिंग की इसमें बात की गई है। ठीक है, 34 नंबर, और ये तीनों उसमें शामिल है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंपोनेंट ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम का कौन सा पार्ट है, तो पहला है बेसिक वैल्यू एंड प्रिंसिपल इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कन्फर्ड बाय ऑर्डिनरी स्टेटस, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ इन्फोर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, फोर्थ है लीगल एंड जुडिशियल पर्सन। तो ये सभी हैं इसमें, मतलब विधिक और न्यायिक व्यक्ति भी चाहिए, संविधान में प्रतिष्ठित बुनियादी मूल्य और सिद्धांत भी चाहिए, साधारण कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार और दायित्व भी होना चाहिए, संवैधानिक मापदंडों के अंतर्गत अधिकारों और दायित्वों को प्रवर्तित करने के लिए संगठनात्मक व्यवस्था भी चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज करेक्ट।
तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। ए है इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। बी दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2021, बिल्कुल भी नहीं, इसको हमने लॉन्च किया है 2023 में। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड मणिपाल आर द स्टेट सिलेक्टेड अंडर दिस स्कीम। देखिए अरुणाचल प्रदेश तो है, सिक्किम भी है, लेकिन मणिपुर नहीं है इसमें। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। डी विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश along द नेपाल बॉर्डर आर सेलेक्टेड एज फ्लैगशिप विलेजेस अंडर दिस स्कीम, ये सही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज से किसे नवाजा नहीं गया, सम्मानित नहीं किया गया है? WFP, ILO, यूनेस्को, UNHCR, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूनेस्को, ठीक है। ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको 2020 में मिला था, ठीक है। आपने सुना होगा जब लॉकडाउन लगा था उस समय इन्होंने काफी अच्छा काम किया था। आईएलओ को भी मिला हुआ है इन 1969 में, यूनेस्को को नहीं मिला है, यूएनएचआरसी को 2 टाइम मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 37, which of the following area has been exempted for preview of Citizenship Amendment Act 2019? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्य क्षेत्र से छूट दी गई है? ए लद्दाख, बी जम्मू और कश्मीर, सी द 6th शेड्यूल एरिया, डी द 5th शेड्यूल एरिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको द 6th शेड्यूल एरिया। 6th शेड्यूल एरिया में क्या आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल जो जनजाति है उनको इससे छूट दी गई है। Who among the following state that a just society is that society in which ascending sense of reverence and descending sense of contempt is dissolved into the creation of a compassionate society, ठीक है। विनोबा भावे, भीमराव, रामजी अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, बिल्कुल भी नहीं, यह कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो आपका ए गलत हो गया, यहां से ए गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फ्लोइंग अरेंजमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ताशकंद डिक्लेरेशन, इंडो वाटर ट्रीटी, एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट ईच अदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑफ फैसिलिटेट्स, एग्रीमेंट ऑन रिड्यूसिंग द रिस्क फ्रॉम एक्सीडेंट रिलेटिंग टू न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित समझौतों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए ताशकंद घोषणा, सेकंड है सिंधु जल संधि, तीसरा है एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमला नहीं करने पर समझौता, फोर्थ है परमाणु हथियारों से संबंधित दुर्घटनाओं की जोखिम कम करने पर समझौता। तो देखिए इसको सजाना है, तो देखिए ताशकंद डिक्लेरेशन कब हुआ? ये हुआ 1966 में। ये सभी जो डिक्लेरेशन है वो पाकिस्तान से ही के साथ ही हुआ है, ये है 1960 में हुआ है, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट हुआ था 2007 में हुआ है, और ये राजीव गांधी बेनजीर भुट्टो के समय में हुआ था, तो 1980s के दशक में हुआ था, ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा 2134, तो सही आंसर सी। 41 नंबर क्वेश्चन,
Which of the following statement with regard to the Shanghai Cooperation Organization SCO is are correct? First option, the official language of the SCO are Russian and Chinese. Second, the SCO enjoy observer status in the UN General Assembly. Third, the SCO consists of 13 member states. शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट, एससीओ की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी है। सेकंड, एससीओ के संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तीसरा, एससीओ में 13 सदस्य देश शामिल हैं। तो देखिए इसमें जो चूज करना है, तो देखिए जो एससीओ का कंसिस्ट ऑफ 13 मेंबर ये नहीं है, ये अभी 10 मेंबर है, पहले 7 था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान शामिल हुए तो 9 हो गए, और अभी ईरान शामिल हो गया है तो 10 मेंबर। तो तीसरा जहां जहां है उसको कट कर दीजिए। एससीओ एंजॉय ऑब्जर्वर स्टेटस यूएन, बिल्कुल ये 2004 से ही एंजॉय कर रहा है, और इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन और चाइनीज है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। इस सेशन में लास्ट क्वेश्चन, इसको 3 पार्ट में करेंगे, 120 क्वेश्चन है इसमें। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल क्या है? देखिए ये इतना ना टफ लिखा हुआ है, आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ध्यान रखिए, दोनों को आपको पढ़ना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज अ विंग अंडर द सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो के अधीन एक विंग है। बी, एक डिवीजन ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय का एक प्रभाग है। तीसरा, वैश्विक धन संशोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण का हित प्रहरी है। अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। ए, डी, यूएन एंटी करप्शन एजेंसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, ये क्या है? वैश्विक धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण का हित प्रहरी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। थैंक यू।